जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारत की स्वदेशी FICV प्रोग्राम को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। आप सब जानते हैं कि कल्याणी ग्रुप दोस्तों FICV पर काम कर रहा है, लेकिन अब जो अपडेट आई है वो ये बताती है कि कल्याणी ग्रुप अब एक नहीं बल्कि 2 FICV बना रहा है। एक होगा ट्रैक्ड और दूसरा होगा व्हील्ड वेरिएंट। ये गाड़ियां भविष्य में इंडियन आर्मी के पुराने BMP-2 को रिप्लेस कर सकती हैं। इनमें से दोस्तों जो ट्रैक्ड वेरिएंट होगा वो पहाड़ों और कठिन इलाकों के लिए होगा, जिसमें कि ज्यादा पकड़ और ज्यादा सुरक्षा होगी। तो व्हील्ड वेरिएंट जो होगा वो तेज रफ्तार और लंबी दूरी के लिए होगा, मतलब इसमें लॉजिस्टिक का खर्चा कम होगा और जल्दी इन्हें डिप्लॉय किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि दोनों पूरी तरह स्वदेशी डिजाइन पर बन रहे हैं, यानी कि फ्यूचर में भारतीय जवानों को मिल सकता है देसी, मजबूत और मॉडर्न इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, और ये आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बड़ा स्टेप है। इसके अलावा दोस्तों भारतीय नौसेना को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। भारतीय नौसेना के बोइंग P-8I अब सिर्फ निगरानी नहीं करेंगे बल्कि ये लंबी दूरी की स्ट्राइक भी कर सकते हैं। जो नया प्लान सामने आया है भारतीय नौसेना का, उसके अनुसार भारतीय नौसेना 2 घातक मिसाइलों को इस एयरक्राफ्ट में लगा सकती है। पहला है NASAMS, जिसे कि DRDO तैयार कर रहा है, जिसकी रेंज 350 किलोमीटर बताई जा रही है। दूसरी है एयरलोरा, जिसे कि इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री ने डेवलप किया। इसकी रेंज 400 से 500 किलोमीटर तक हो सकती है। यानी कि अब P-8I दुश्मन के जहाजों को बहुत दूरी से निशाना बना सकता है, वो भी सुरक्षित दूरी से। और इवन आप सब जानते हैं कि भारतीय नौसेना P-8I के और भी ऑर्डर देने वाली है, जिससे कि भारत की हिंद महासागर में निगरानी और स्ट्राइक क्षमता दोनों बढ़ जाएगी। वहीं इंडियन एयरफोर्स अब अपने Mi-17 हेलीकॉप्टरों को अब लॉन्ग रेंज टैंक हंटर बना रही है, और अब इन हेलीकॉप्टरों पर स्पाइक NLOS मिसाइल सिस्टम लगाया जा रहा है। ये मिसाइल 30 से 50 किलोमीटर दूर तक दुश्मनों के टैंक, बंकर और काफिलों को खत्म कर सकती है, वो भी बिना सीधे दिखाई दिए। सबसे बड़ी बात है कि हेलीकॉप्टर अब पहाड़ के पीछे छिपकर मिसाइल दाग सकता है। इवन दोस्तों मिसाइल लाइव वीडियो फीड भेजती है और पायलट उड़ान के दौरान ही निशाना बदल सकता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों हो जाता है हमारे लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले इलाकों के लिए, जहां दुश्मन टैंक घाटियों या फिर पहाड़ियों के पीछे छिपे रहते हैं। ऐसे में दोस्तों ये प्लान इंडियन एयरफोर्स के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। यानी कि अब Mi-17 सिर्फ ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर नहीं रहेगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर यह सटीक और सुरक्षित स्ट्राइक करने वाला प्लेटफॉर्म भी बन जाएगा। जहां एक तरफ दोस्तों भारत और इजराइल के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान परेशान हो रहा है। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा के दौरान डिफेंस, सिक्योरिटी और को प्रोडक्शन पर समझौते हुए, जिससे कि दोनों देशों की स्ट्रैटेजिक साझेदारी मजबूत हुई है। लेकिन यही चीज पाकिस्तानियों को पसंद नहीं आ रही, और पाकिस्तान कह रहा है कि इस तरीके की साझेदारी क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि अभी तक उनके स्टेटमेंट इसी तरीके के आते हैं। यहाँ पर दोस्तों इजराइल की सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर मैं आपको बताऊं तो 1999 के कारगिल वॉर में इंडियन एयरफोर्स ने डासो मिराज 2000 पर इजरायली लाइटनिंग पॉड से सटीक हमले किए थे इन पाकिस्तानियों के ऊपर, और बालाकोट में ऑपरेशन बंदर के दौरान भी इजरायली गाइडेड हथियारों का हमने इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान को दोस्तों इसलिए टेंशन हो रही है कि इजरायली हथियार उनके अंदर घुसकर उन्हें खत्म करते हैं। इसके अलावा भारत लंबे समय से हेरॉन ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, और दुनिया जानती है दोस्तों कि इजराइल अब भारत का एक प्रमुख डिफेंस साझेदार बनकर उभर रहा है, जो कि ज्वाइंट रूप से भारत के साथ हथियार तैयार कर रहा है और नए हथियारों को भी डेवलप करने की पहल शुरू कर चुकी है। और पाकिस्तान की यही सबसे बड़ी टेंशन है कि भारत और इजराइल काफी करीब होते जा रहे हैं। इवन जब पाकिस्तान की मीडिया और उनके नेताओं की तरफ से जब ये बयान सामने आया कि क्षेत्रीय शांति के लिए ये जोड़ी खतरा हो सकती है, तो भारत ने भी यहाँ पर अपना क्लियर कट मैसेज दे दिया। भारत ने कहा कि भारत और इजराइल के संबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और आपसी हितों पर आधारित है, किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तानियों की बेचैनी थमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं दोस्तों बेंगलुरु की कंपनी एथॉन टेक्नोलॉजी ने अपने अश्वा 4x4 ATV का सफल हाई एल्टीट्यूड ट्रायल पूरा कर लिया है। 4500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर कठिन पहाड़ी रास्तों और -30 डिग्री के टेम्परेचर पर इस वाहन का परीक्षण हुआ। अश्वा की सबसे खास बात यह कि इसमें 1000 सीसी का टर्बो इंजन लगा है। 400 किलो पेलोड के साथ ये 60% चढ़ाई पार करने की क्षमता रखता है। ऑल व्हील ड्राइव और इंडिपेंडेंट सस्पेंशन इसमें लगाए गए हैं, और इवन इसमें हथियार, सेंसर्स या मेडिकल किट भी लगाए जा सकते हैं। और इस व्हीकल को खास तौर पर इंडियन आर्मी की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, खास करके LAC जैसी ऊंचाई वाले इलाकों के लिए। 500 किलोमीटर के ट्रायल में दोस्तों इसमें कोई मैकेनिकल खराबी नहीं आई, जो कि इसकी मजबूती को साबित करता है। करीबन 25 लाख रुपए की कीमत के साथ ये विदेशी ऑप्शन से काफी सस्ता है, और ये सफलता बताती है कि भारत वाकई में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में काफी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि इसके अब यूजर ट्रायल्स होंगे, जहां से इस कंपनी को बड़े ऑर्डर्स भी मिल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इजराइल ने अपनी नई लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल स्काई स्टिंग को मिट्योर किलर के तौर पर पेश किया। ऐसे में इसका कंपैरिजन यूरोप की मिट्योर और चाइना की PL-15 से किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात दोस्तों
इस स्काई स्टिंग की है वो है इसकी रेंज जो कि 250 किलोमीटर है। 3 पल्स प्रपल्जन सिस्टम है इसका, जिससे कि आखिरी फेज में और ज्यादा ऊर्जा और मारक क्षमता इसको मिलती है। इसमें एडवांस आरएफ सीकर है जो जैमिंग और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के खिलाफ ज्यादा मजबूत बताया जा रहा है कि भारत इस मिसाइल का लॉन्च कस्टमर बन सकता है। अगर ऐसा होता है तो दोस्तों इंडियन एयरफोर्स इसे अपने Su-30 MKI और तेजस मार्क 1A पर इंटीग्रेट कर सकती है। मतलब साफ है कि लंबी दूरी से फर्स्ट शॉट एडवांटेज भारत को इससे मिल सकता है। और अगर स्काई स्टिंग वाकई अपने दावों के मुताबिक प्रदर्शन करती है तो ऑब्वियस सी बात है ये क्षेत्रीय हवाई संतुलन में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। और एक और बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि ये मिसाइल केवल हम खरीदेंगे नहीं बल्कि भारत में टेक ट्रांसफर के जरिए इसे बनाया जा सकता है। वहीं दोस्तों DRDO की तरफ से कहा जा रहा है कि जो नया 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन बनाया जाएगा जिसे कि फ्रांस के साफरान के साथ बनाया जा सकता है, ये इंजन 2038 तक ही ऑपरेशनल हो पाएगा। मतलब अभी इसमें वक्त लगेगा। इसीलिए अब इंडियन एयरफोर्स को पता है कि भाई इंजन तो स्वदेशी है, वो काफ़ी लेट आएगा, जो कि मार्क 2 वेरिएंट में लगना है एमका के। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स ने भी अपना प्लान अब चेंज करने की सोची है। कहा जा रहा है कि अब AMC मार्क 1A के ऑर्डर को बढ़ाया जा सकता है। इससे पहले आप सबको मालूम है कि 40 एयरक्राफ्ट की योजना है इंडियन एयरफोर्स की इसे शामिल करने की, लेकिन अब ये आंकड़ा 60 से 80 तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब साफ है कि मार्क 1 वाले वेरिएंट में GE F414 इंजन लगा रहेगा और यही इंजन पहले 40 को इसने पावर देनी थी, अब ये 80 तक जा सकता है। स्ट्रैटेजी साफ है, जब तक भारत का स्वदेशी इंजन तैयार नहीं होगा तब तक मार्क 1 का प्रोडक्शन जारी रहेगा ताकि एयरफोर्स की ताकत बढ़ाई जा सके, प्रोडक्शन लाइन और सप्लाई चेन एक्टिव रह सके और मार्क 2 के लिए इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस को मजबूत किया जा सके। यहाँ पर दोस्तों AMC मार्क 2 ज्यादा ताकतवर इंजन के साथ एक बड़ी परफॉर्मेंस देगा हमें, लेकिन तब तक AMC मार्क 1 भारत को स्टेल्थ, एडवांस एवियोनिक्स और नेटवर्क सेंट्रिक क्षमता देगा। यानी कि एक साथ 2 ट्रैक पर अब काम किया जाएगा, एक तरफ मौजूदा प्रोडक्शन तो दूसरी तरफ भविष्य की टेक्नोलॉजी, और ये बैलेंस ही भारत के फाइटर जेट सफर को लगातार आगे बढ़ाया जा सकता है। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि AMC मार्क 2 के लिए जो स्वदेशी इंजन तैयार होगा उसे AMC मार्क 1A में नहीं लगाया जा सकता, बल्कि यही होगा बाद के चरणों में ये जो नया 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन बनेगा उसे मार्क 1 में भी लगाया जाएगा। वहीं कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान चाइना से CM-302 सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल खरीदने वाला है। इसकी रेंज 290 किलोमीटर बताई जा रही है और ये कम ऊंचाई पर तेज रफ्तार से उड़कर जहाजों के डिफेंस को चकमा देने के लिए डिजाइन की गई है। इस मिसाइल को चाइना की सरकारी कंपनी ने तैयार किया है। बता दें कि अगर ये डील हो जाती है तो इससे ईरान की समुद्री मारक क्षमता काफी बढ़ जाएगी। इवन अमेरिकी नौसेना के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स के लिए भी एक खतरा होगा और खाड़ी क्षेत्र में पावर बैलेंस और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। और यहाँ पर दोस्तों अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स जैसे कि USS अब्राहम लिंकन और USS जेराल्ड आर फोर्ड को डिप्लॉय किया है। रिपोर्ट से ये भी बताती है कि ईरान अन्य चीनी एयर डिफेंस और मिसाइल सिस्टम पर भी बातचीत कर रहा है। हालांकि चाइना की तरफ से इस डील के बारे में कोई ऑफिशियली जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन अगर ये डील पूरी होती है तो पश्चिम एशिया में चीन ईरान सैन्य सहयोग संभावित जंग में एक नई लेयर जोड़ देगा और अमेरिका ईरान के टकराव को और भी संवेदनशील बना सकता है। वहीं दोस्तों मेरठ में 900 एकड़ में भारत का पहला डेडिकेटेड ड्रोन एयरबेस बन रहा है। इस प्रोजेक्ट में करीबन 406 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ये देश की पहली ऐसी सुविधा होगी जो पूरी तरह अनमैन्ड और रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट के लिए डेडिकेटेड होगी। इस एयरबेस से एडवांस ड्रोन टेस्टिंग और ट्रेनिंग को बढ़ावा मिलेगा। डिफेंस और सिविल सेक्टर दोनों को फायदा मिलेगा। बता दें कि मेरठ का ये प्रोजेक्ट भारत की ड्रोन इकोसिस्टम को नई रफ्तार दे सकता है और फ्यूचर की हवाई टेक्नोलॉजी के लिए मजबूत बेस भी तैयार करेगा ये। वहीं दोस्तों अपोलोन डायनेमिक्स ने अपने नए जेट पावर्ड UAV प्रोटोटाइप का सफल परीक्षण किया। खास बात यह कि इसे चलती कार से लॉन्च किया गया, मतलब बिना रनवे और बिना कैटापल्ट के। यह स्टार्टअप 2025 में बिट्स पिलानी हैदराबाद कैंपस के 2 छात्रों ने शुरू किया था। इनका पहले का आहूति कामिकेजी ड्रोन 300 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार हासिल कर चुका है और इसके डेमो के बाद इंडियन आर्मी और BSF से इन्हें ऑर्डर भी मिले। बता दें कि अब ये जो इनका नया जेट पावर्ड UAV है वो और भी तेज है। कहा जा रहा है कि भविष्य में 650 किलोमीटर प्रति घंटे तक ये पहुंच सकता है। चलती गाड़ी से लॉन्च करने की क्षमता इसे बेहद मोबाइल और सरप्राइज अटैक के लिए काफी उपयुक्त बनाती है। दोस्तों ये बात साबित करती है कि भारत का प्राइवेट डिफेंस इकोसिस्टम अब तेजी से हाई स्पीड हाई टेक सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ रहा है। वहीं दोस्तों गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट और DRDO के द्वारा डेवलप किया गया कावेरी इंजन को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल कावेरी इंजन ने अब आफ्टर बर्नर टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और अब ये इंजन करीबन 81 से 83 किलो न्यूटन थ्रस्ट दे रहा है, जो कि पहले 49 किलो न्यूटन ड्राई थ्रस्ट से ज्यादा है। आफ्टर बर्नर मोड में दोस्तों आप सब जानते हैं कि फाइटर जेट को तेज रफ्तार और जबरदस्त पावर मिलती है, खास करके एयर कॉम्बैट के दौरान। ऐसे में अगर आप जनरल इलेक्ट्रिक का F404 देखें जो कि तेजस में लगा है, वो 84 से 85 किलो न्यूटन थ्रस्ट देता है और फ्रांस की साफरान का M88 इंजन जो कि राफेल में लगा है वो 75 किलो न्यूटन थ्रस्ट देता है। मतलब कावेरी इंजन
अब दुनिया के बड़े इंजनों के करीब पहुंच रहा है। लेकिन दोस्तों, बात यहाँ पर पूरी नहीं होती है, क्योंकि अभी इस इंजन का वजन कम करने की ज़रूरत है, हाई एल्टीट्यूड ट्रायल्स होने बाकी हैं और फ्लाइट सर्टिफिकेशन जैसे कई फेजेस से गुजरना होगा। और अगर सब कुछ सफल रहता है तो भारत फाइटर जेट इंजन में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लेगा। तो फिलहाल ये तभी देखिए टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।